नमस्कार। फजल अली आयोग के गठन के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसकी सिफारिशों की। फजल अली आयोग, या जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं, उसने 1954-55 के मध्य पूरे भारत का दौरा किया। मकसद था अलग अलग पक्षों से बातचीत करके एक राय कायम करना। इस संदर्भ में उन्होंने 104 शहरों और कस्बों का दौरा किया, लगभग 9000 लोगों से बातचीत करी, उनकी राय जानी और पूरे देश से अलग अलग राज्यों के पक्ष में 1,50,000 से अधिक आवेदन उन्हें प्राप्त हुए। 30 सितंबर 1955 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत करी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक संतुलित रुख अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की प्रशासनिक सहूलियत और सक्षमता के लिए भाषाई समानता एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लेकिन मात्र भाषाई समानता से ही किसी राज्य का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। भाषाई समानता के अलावा अन्य तथ्य भी हैं जिन्हें नए राज्यों के निर्माण के समय देखा जाना चाहिए, और उनमें सर्वोपरि तथ्य था राष्ट्र की एकता और सुरक्षा। इसके अलावा एक नए राज्य की वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक क्षमताएं तथा साथ ही साथ चूंकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित होना था, तो योजनाओं को राज्य में लागू करने की उनकी क्षमताएं भी देखी जानी आवश्यक थी। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान में जो राज्यों का वर्गीकरण है 4 भागों में, उसे समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को थोड़े बहुत संशोधनों के साथ स्वीकार किया। कुछ प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में देख लेते हैं। आयोग के समक्ष दक्षिण भारत में ज्यादा समस्या नहीं थी। दक्षिण भारत की जो मुख्य भाषाएं थीं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, इसके अलावा मलयालम, इसके आधार पर 4 राज्यों का गठन किया गया, जिसमें मैसूर था, मद्रास था, मलयालम भाषी केरल था और इसके अलावा आंध्र प्रदेश। मद्रास, जिसे 1969 में तमिलनाडु के नाम से जाना गया, और मैसूर, जिसे 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। उत्तर भारत में हिंदी बेल्ट में 4 राज्य की सिफारिश की गई, जिसमें बिहार था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आयोग ने बिहार और असम के कुछ इलाकों को, जनजातीय इलाकों को काटकर एक अलग आदिवासी राज्य बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ आयोग ने आंध्र प्रदेश को मद्रास शहर देने से भी इनकार कर दिया। आयोग ने सिखों की एक पृथक राज्य की मांग को भी स्वीकार नहीं किया। आयोग का सबसे विवादास्पद फैसला था एक बृहत्तर महाराष्ट्र, एक संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को नामंजूर करना। इसके बदले आयोग ने मराठी भाषी सुदूरवर्ती क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक विदर्भ राज्य के लिए अनुमोदन किया। हालांकि भारत सरकार ने विदर्भ की मांग को स्वीकार नहीं किया और उसको बंबई राज्य में मिला दिया गया। इसी प्रकार आयोग ने एक पृथक हैदराबाद राज्य की भी सिफारिश करी थी। ये कंडीशनल था। कंडीशन ये थी कि जब तक हैदराबाद असेंबली के 2/3 सदस्य आंध्र प्रदेश में विलय के पक्ष में मतदान नहीं कर देते, तब तक हैदराबाद एक अलग राज्य के तौर पर रहे। लेकिन सरकार ने हैदराबाद को भी
एक पृथक राज्य नहीं बनाया, उसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। बंबई को पहले की तरह गुजरातियों और मराठियों का एक द्विभाषी प्रांत बने रहने दिया गया। दरअसल सरकार के समक्ष सबसे विवादास्पद जो मुद्दा था वो बंबई का था। बंबई में एक बड़ा वर्ग था जो उसे किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र से अलग रखना चाहता था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी कुछ हद तक इस बात से सहमत थे कि बंबई जैसे नगर का एक भाषाई आधार पर निर्मित राज्य में शामिल किया जाना ठीक नहीं है। एक दुर्लभ संयोग यहां पर यह था कि नेहरू के इस विचार से तत्कालीन आरएसएस प्रमुख एमएस गोलवलकर भी सहमत थे। दोनों ही यह सोचते थे कि भाषाई आधार पर अगर राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो इससे लोगों के मन में कटुता उत्पन्न होगी। मई 1954 में गोलवलकर ने बंबई में एक प्रांतवाद विरोधी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस प्रांतवाद विरोधी कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धांत एक राष्ट्र और एक संस्कृति का समर्थक है। अपने आप को तमिल या मराठी या बंगाली के रूप में देखने से राष्ट्र की महत्ता खत्म हो जाएगी। गोलवलकर ने कहा कि वे सभी को हिंदू के तौर पर देखना चाहते हैं और यही वो बिंदु था जहां नेहरू उनके विचार से सहमत नहीं थे। इसके उलट नेहरू सभी को भारतीय के तौर पर देखना चाहते थे। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग शुरू हुई तो इसने भारत में एक वर्ग के मन में डर उत्पन्न कर दिया। उन्हें लगा कि इससे भारत का बाल्कनीकरण ना हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि यह भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनने जैसा हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1952 में लिखा था कि अगर भारत के नक्शे का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया तो यह भारत के एकीकरण के लिए बहुत बुरा साबित होगा। लेकिन आज जब हम भारत को देखते हैं और उसकी यात्रा को देखते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता मजबूत दिखाई देती है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बावजूद भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर के उभरा। हमने यह साबित किया कि हम एक ही साथ अपने आप को तमिल, बंगाली या पंजाबी की तरह देखते हुए एक प्राउड इंडियन भी बने रह सकते हैं। आज जब भारत में 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं और भारतीय संविधान संसद को एक शक्ति प्रदान करता है कि वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है और साधारण बहुमत से कर सकती है, तो क्या आपको लगता है कि आज प्रशासनिक सहूलियत के लिहाज से भारत में नए राज्यों का, छोटे राज्यों का निर्माण होना आवश्यक है? क्या आज आपको एक और पुनर्गठन आयोग की जरूरत महसूस होती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई सूचनाएं उपयोगी लग रही हैं, आपको अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें लाभ होता दिखाई दे रहा है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।